हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाए हैं 12th क्लास का, जो हिंदी से लिया गया है गद्य खंड से। गद्य खंड का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला गया है चैप्टर 1 से लेकर के 13 तक, जो मोस्ट VVI क्वेश्चन है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो ये वीडियो को एंड तक देखिए, जाइएगा नहीं कहीं, स्किप मत कीजिएगा। इसीलिए अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी वीडियो डाला जाएगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपको लगता है हेल्पफुल वीडियो है, तो अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम में आपको जितने भी चैप्टर 1 से लेके 13 तक है टोटल गद्य खंड का सारा ऑब्जेक्टिव करवा दे, ताकि आपका एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। रिवाइज भी हो जाएगा जितने भी। अब तो तैयारी सिर्फ रिवाइज करना है, अभी पढ़ना नहीं है। हम चाहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करवाया जाए। तो आपको रिवीजन के लिए सबसे पहले पूरा वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। अच्छे से देख लीजिए। अगर आप तैयारी नहीं अच्छी है तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, और अगर तैयारी अच्छी है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और कॉपी खोल लीजिए और देखिए कि कितना क्वेश्चन आंसर का जवाब आप लगाए हैं अच्छे से, कितना क्वेश्चन का आंसर दे पाए हैं कि नहीं। हम इसमें 1 से लेके 13 तक पूछ रहे हैं। आप देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर नहीं भी तैयारी है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको रिवीजन हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट लेके 13 चैप्टर, जितने 13 चैप्टर है गद्य खंड का, ये सिर्फ गद्य खंड का अभी दिया गया है। उसके बाद ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद पार्ट 2 वीडियो कल या परसों आ जाएगा, घबराना नहीं है। पार्ट 2 जो काव्य खंड से जितना भी क्वेश्चन होगा 1 से लेके 13 चैप्टर उसमें भी है, उसका भी वीडियो डाल देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब डाला गया है, और ये एग्ज़ाम में आने की संभावना है। जितने भी चैप्टर वाइज है हमने सारा कवर किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और नहीं, अगर तैयारी अच्छी है तो रिवीजन हो जाएगा। अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी हो जाएगी, और दोबारा 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। चैप्टर फर्स्ट पे बातचीत पे, जो चैप्टर का नाम बातचीत है, उसका हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो VVI क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो हम कर रहे हैं। पहला है बातचीत का चैप्टर का। पहला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। मेरे साथ आप क्वेश्चन आंसर पढ़ते जाइए। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद हो जाएगा। रटना नहीं है, बस समझ के पढ़िए, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में भूलने की शिकायत नहीं रहेगा कि हमने क्या पढ़ा क्या भूल गए। इसीलिए हम जो पढ़ रहे हैं उसके साथ आप क्वेश्चन आंसर जवाब देते जाइए साथ में। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? आंसर होगा भारतेंदु युग। तीसरा क्वेश्चन है, 100 अज्ञान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आंसर होगा यूरोप के। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आंसर होगा प्रदीप। प्रश्न नंबर 6 है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? आंसर होगा बातचीत की शैली। प्रश्न नंबर 7 है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? आंसर होगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 8 है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? आंसर होगा अपने अपने अजनबी। चलिए, हमने देख लिया इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या सब है। बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन है? बेनी प्रसाद भट्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, आपको सब ध्यान से सुनना है, ध्यान से नोट करना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप रिवीजन करते जाइए और अपना मार्क्स लगाते जाइए। कॉपी पे नोट रखिए कि कितना सही आप बना रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1914 को। बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम है? पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया है?
हिंदी शब्दकोश का। चलिए देख लिए हमने चैप्टर फर्स्ट से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट था हमने कवर कर लिया। अब हम चल रहे हैं चैप्टर 2, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसने कहा था। चैप्टर 2 का नाम क्या है? उसने कहा था। उससे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? आंसर होगा उसने कहा था। प्रश्न नंबर 2 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? आंसर है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 3 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? आंसर होगा अध्यापन। प्रश्न नंबर 4 है गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आंसर होगा समन्वय। प्रश्न नंबर 5 है काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका के गुलेरी क्या थे? आंसर होगा संपादक। प्रश्न नंबर 6 है हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? आंसर होगा उसने कहा था। प्रश्न नंबर 7 है गद्य का विकास किस काल में हुआ? आंसर होगा आधुनिक काल में। प्रश्न नंबर 8 है कीरत सिंह कौन थे? आंसर होगा लहना सिंह का भतीजा। प्रश्न नंबर 9 है उसने कहा था कैसी कहानी है? तो आंसर होगा फ्लैशबैक स्टाइल पर आधारित है। प्रश्न नंबर 10 है किसी कहानी को महान कौन बनाता है? आंसर होगा कहानी की उद्देश्य। प्रश्न नंबर 11 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? आंसर होगा प्रेमचंद्र युग के। प्रश्न नंबर 12 है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? आंसर होगा 5 भागों में। प्रश्न नंबर 13 है पाठ में किस महीने का नाम आया है? आंसर होगा कार्तिक। देख लिए चैप्टर 2 से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चैप्टर 3 पर चल रहे हैं संपूर्ण क्रांति। चैप्टर 3 का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। देखिए इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है जयप्रकाश का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी क्या है? कौन है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती देवी। प्रश्न नंबर 3 है प्रभावती जी के पिता का नाम क्या है? ब्रजकिशोर प्रसाद। प्रश्न नंबर 4 है जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा का घर पर हुआ था। ये मतलब पूछ सकता है आपको कि जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुआ था? तो आंसर दीजिएगा आप लोग घर पर हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है जयप्रकाश जी किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया? तो आंसर होगा पटना कॉलेजिएट में। प्रश्न नंबर 6 है जयप्रकाश नारायण जी का जवाहरलाल नेहरू जी किन मामलों में मतभेद था? तो आंसर होगा परराष्ट्र यानी दूसरे राष्ट्र नीतियों के मामले में। प्रश्न नंबर 7 है लेखक किस मित्रता को ठेस मानता है? आंसर होगा अंडरग्राउंड जमाने की। प्रश्न नंबर 8 है जयप्रकाश नारायण विदेश से लौटकर कांग्रेस में शामिल हो गए क्योंकि? आंसर क्या होगा? वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे। प्रश्न नंबर 9 है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? आंसर होगा नई पीढ़ी के। प्रश्न नंबर 10 है रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु किस कारण हुई थी? आंसर होगा दिल का दौरा पड़ने से। प्रश्न नंबर 11 है लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था? आंसर होगा ईश्वर अय्यर के साथ। प्रश्न नंबर 12 है जयप्रकाश नारायण जी किस सन अमेरिका गए थे? आंसर होगा 1922 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 13 है जयप्रकाश नारायण किस रूप में प्रसिद्ध है? आंसर होगा लोकनायक। प्रश्न नंबर 19 है जयप्रकाश नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा मैगसेसे पुरस्कार। इसी के साथ चैप्टर 3 का ख़त्म हो गया। अब हम जा रहे हैं चैप्टर 4 पे जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। इसका हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसका दिनकर जी की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? आंसर होगा काव्य। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय किस विद्या में है? आंसर होगा गद्य विद्या में। प्रश्न नंबर 3 है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? आंसर होगा अर्धनारीश्वर। प्रश्न नंबर 4 है दिनकर जी किस सभा के सांसद थे? आंसर होगा राज्यसभा। प्रश्न नंबर 5 पे दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? आंसर होगा पद्म भूषण। प्रश्न नंबर 6 दिनकर कवि के साथ और क्या थे? आंसर होगा गद्यकार एकांकीकार। चलिए इसी के साथ चैप्टर 4 भी ख़त्म हो गया। जितने भी इम्पोर्टेंट था हमने बता दिया, घबराने वाली बात नहीं। उसी से आएगा एग्ज़ाम में आने की संभावना भी है क्योंकि एग्ज़ाम से बुक से बाहर नहीं जा सकता है कुछ भी, तो बुक से ही हम सर ने सारा कवर किया है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए अब चैप्टर 5 पे चलते हैं। चैप्टर 5 का नाम क्या है? रोज़। इसका प्रश्न 1 नंबर देखते हैं। अगे हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे? आंसर होगा संस्कृत। प्रश्न नंबर 2 है अगे की अभिरुचि किसमें थी?
किस किस में थी? तो आंसर होगा बागवानी में, पर्यटन में, अध्ययन में, आदि में। प्रश्न नंबर 3 है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आगे को कौन पुरस्कार मिला था? आंसर होगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न नंबर 4 है मालती के पत्रिका का नाम क्या है? आंसर होगा महेश्वर। प्रश्न नंबर 5 है लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? आंसर होगा 10 वर्ष के बाद। प्रश्न नंबर 7 है अंग्रेजी ने रविन्द्रनाथ ठाकुर की किस कृति की हिंदी में अनुवाद किया है? आंसर होगा कुलवधू। प्रश्न नंबर 8 है आगे का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा उत्तर प्रदेश, कुशीनगर, केसैया। याद रखिएगा चैप्टर 5 भी हो गया। आप चैप्टर 6 पे चलते हैं। एक लेख और एक पत्र, जिसका लेखक भगत सिंह है। जन्म 28 सितंबर 1907, यहाँ पर लिख लीजिएगा। निधन 23 मार्च 1931 को हुआ था। अब इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। प्रश्न नंबर 2 भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? आंसर होगा देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। प्रश्न नंबर 3 है भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? आंसर होगा कायरता। प्रश्न नंबर 4 है भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे? आंसर होगा छात्र को राजनीति से दूर रखने की राय पर। प्रश्न नंबर 5 है विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? आंसर होगा विद्यार्थी देश की भावी कर्णधार होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है भगत सिंह को आदर्श पुरुष कौन थे? भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? 6 नंबर आंसर होगा करतार सिंह सराबा। प्रश्न नंबर 7 है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? आंसर होगा नौजवान भारत सभा का। प्रश्न नंबर 8 है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 9 है 1941 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? आंसर होगा गदर पार्टी। प्रश्न नंबर 10 है भगत सिंह हमेशा किसका चित्र पॉकेट में रखते थे? आंसर होगा करतार सिंह सरैया। प्रश्न नंबर 11 है भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी के तरफ आकर्षित हुए? आंसर होगा 12 वर्ष। प्रश्न नंबर 12 है भगत सिंह चौरी चौरा कांड में कब शामिल हुए? आंसर होगा 1922 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 13 है भगत सिंह को किस केस में फांसी की सज़ा हुई थी? आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र केस में। प्रश्न नंबर 14 है भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? आंसर होगा सरदार किशन सिंह। प्रश्न नंबर 15 है भगत सिंह का पैतृक गांव का क्या नाम है? आंसर होगा खरखर कला पंजाब में। इसी के साथ ये चैप्टर 6 भी ख़त्म हो गया। अब चैप्टर 7 पे चलते हैं। चैप्टर 7 का नाम है ओ सदा नीरा। माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? आंसर होगा विद्यावारिधि से। प्रश्न नंबर 2 है जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था? आंसर होगा कालिदास अवार्ड। प्रश्न नंबर 3 माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया? आंसर होगा बिहार राजभाषा पुरस्कार। प्रश्न नंबर 4 है माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 ईस्वी में हुआ था? आंसर होगा मेरी बांसुरी। प्रश्न नंबर 5 है मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था? आंसर है सरस्वती। प्रश्न नंबर 6 है पुंडलिक कौन थे? आंसर होगा शिक्षक। प्रश्न नंबर 7 है चंपारण क्षेत्र के बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? आंसर होगा जंगलों का कटना। प्रश्न नंबर 8 है ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस जिले पर आधारित है? आंसर होगा चंपारण। प्रश्न नंबर 9 है ओ सदा नीरा में किस नदी का संबोधन किया गया है? तो आंसर होगा गंडक नदी। प्रश्न नंबर 10 है जगदीश चंद्र माथुर कौन क्या है? आंसर होगा नाटककार। जितने भी इम्पोर्टेंट है हमने वही डाला है। चलिए अब हमारा चैप्टर 7 भी ख़त्म हो गया। ये चैप्टर 7 था। अब हम चैप्टर 8 पे चलते हैं। चैप्टर 8 का नाम है सिपाही की माँ। इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मानक क्या करता है? आंसर होगा सेना के सिपाही है। प्रश्न नंबर 2 है बिस्नी किस एकांक के पात्रा है? आंसर होगा सिपाही की माँ। प्रश्न नंबर 3 है बर्मा की दूरी चौधरी ने कितना बताया था? आंसर होगा कई सौ कोसों दूर। प्रश्न नंबर 4 है मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? आंसर होगा सारिका। प्रश्न 5 है मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध। प्रश्न नंबर 6 है बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? आंसर होगा पैसा कमाने के उद्देश्य से। प्रश्न नंबर 7 है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन सा है? आंसर होगा सिपाही की माँ। प्रश्न नंबर 8 मोहन राकेश की माता का क्या नाम है? आंसर होगा बचन कौर। प्रश्न नंबर 9 है मोहन राकेश का बचपन का क्या नाम है? आंसर होगा मदन मोहन। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? आंसर होगा अमृतसर पंजाब। प्रश्न नंबर 11 है मैं अभी मार दूंगा अभी इसकी बोटी बोटी
अलग कर दूंगा, ये किसने कहा था? आंसर होगा मानक ने। प्रश्न नंबर 12, नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा? आंसर होगा बिस्नी ने। 13 नंबर क्वेश्चन है, आखिरी चट्टान तक किसके द्वारा लिखित वृत्तांत है? आंसर होगा मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 14 है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोग अभी देख लिए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 पे चलते हैं, जो प्रगीत और समाज है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। पहला है, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? आंसर होगा आलोचना। प्रश्न नंबर 2 है, सूरसागर क्या है? आंसर होगा चंपू काव्य। प्रश्न नंबर 3 है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? आंसर होगा नामवर सिंह। कामायनी किनकी महाकृति है? आंसर होगा जयशंकर प्रसाद का। प्रश्न नंबर 5 है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? आंसर होगा निबंध। प्रश्न नंबर 6 है, राम की शक्ति पूजा किनका आख्यात्मक काव्य है? यहाँ पर आख्यानम काव्य है। आंसर होगा निराला। फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राम की शक्ति पूजा किनका आख्यानक काव्य है? आंसर होगा निराला। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं, नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ हुआ? आंसर है जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 8 है, नामवर सिंह काशी विश्वविद्यालय में क्या थे? आंसर होगा अस्थायी व्याख्याता है, यहाँ पर व्याख्याता होगा। हम कितने क्वेश्चन पे थे? हाँ, प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं, नामवर सिंह का जन्म स्थान कब हुआ था? आंसर होगा 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। नामवर सिंह का जन्म, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जन्म कब हुआ था, स्थान काट दीजिएगा, गलती लिखा गया। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? आंसर दीजिएगा 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान कृति पर कौन सा पुरस्कार मिला था? आंसर होगा अकादमी पुरस्कार। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं, नामवर सिंह के पिताजी का क्या थे? आंसर होगा शिक्षक। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं, नामवर सिंह के माता का क्या नाम था? आंसर होगा वाणेश्वरी देवी। प्रश्न नंबर 13, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किनका आख्यात्मक काव्य है? आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? आंसर होगा प्रबंध काव्य। प्रश्न नंबर 15, किस काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? आंसर होगा प्रबंध काव्य। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान किनकी कृति है? आंसर होगा डॉक्टर त्रिभुवन सिंह का। चलिए अब क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 9 तो कर लिए, अब 10 पे चलते हैं, जिसका नाम है जूठन। पहला क्वेश्चन है, जूठन किनकी रचना है? आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 30 जून 1950 को। प्रश्न नंबर 3 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? आंसर होगा दलित आंदोलन। प्रश्न नंबर 4 है, कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा? आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। प्रश्न नंबर 5 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ से झाड़ू किसने छीनकर फेंक दी? आंसर होगा छोटनलाल जी जिसके पिताजी थे। प्रश्न नंबर 6 है, एक रोज ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस हेडमास्टर ने कमरे में बुलाया? आंसर होगा चंदूराम। प्रश्न नंबर 7 है, ओम प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? आंसर होगा बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 8 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या है? आंसर होगा छोटनलाल। प्रश्न नंबर 9 है, वाल्मीकि जी को परिवेश सम्मान कब मिला? आंसर होगा 1995 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 10 है, वाल्मीकि जी को जयश्री सम्मान कब प्राप्त हुआ? आंसर होगा 1996 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 11 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माँ का नाम क्या है? आंसर होगा मंकुदी देवी। प्रश्न नंबर 12 है, ओम प्रकाश की आत्मकथा का नाम क्या है? आंसर होगा जूठन। प्रश्न नंबर 13 है, जूठन के हेड मास्टर का क्या नाम है? आंसर होगा कालीराम। प्रश्न नंबर 14 है, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? आंसर होगा मेघदूत। प्रश्न नंबर 15 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का क्या नाम है? वो आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो में बता दिए हैं पहले क्वेश्चन में, ये हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो छोड़ दिए हैं। चलिए प्रश्न चैप्टर नंबर 11 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 11 का क्या नाम है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, मलयज जी
मलय जी का जन्म कब हुआ था? क्या है, मलय जी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा आजमगढ़। मलय जी की मृत्यु कब हुई थी? तो आंसर होगा 32 साल की उम्र में। मलय के पिता के नाम क्या था? आंसर है त्रिलोकीनाथ। प्रश्न नंबर 4 है, मलय के माता का नाम क्या था? आंसर होगा सीता। प्रश्न नंबर 5 है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? आंसर होगा भरतजी श्रीवास्तव। प्रश्न नंबर 6 है, मलय जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किस भाषा में MA किया है? आंसर होगा अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 7 है, मलय जी की डायरी कब की है? आंसर होगा 3 मार्च 1981 ईस्वी की। प्रश्न नंबर 8 है, मलय का मन का कूड़ा किसे कहते हैं? आंसर होगा डायरी को। प्रश्न नंबर 9 है, मलय किस दौर के कवि है? आंसर है नई कविता के अंतिम दौर के। प्रश्न नंबर 10 है, मलय का मूल नाम क्या था? आंसर है भरतजी श्रीवास्तव। मलय, ये पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मलय का मूल नाम क्या था? भरतजी श्रीवास्तव। प्रश्न नंबर 11 है, मैं संयंत्र हूँ, पानी ठंडा किसके लिए कहा है? आंसर है लेखक ने स्वयं अपने के लिए। प्रश्न नंबर 12 है, मलय किस कर्म के बिना मान्यता के अधूरी मानते हैं? आंसर है रचनात्मक कर्म। प्रश्न नंबर 13, मलय जी की कविता और आलोचना से कम नहीं है किसको कहा गया है? आंसर है डायरी को। चलिए चैप्टर नंबर 12 पे चलते हैं, जिसका नाम है तिरिच। ये क्या है? इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डाले हैं ऑब्जेक्टिव। पहला है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 1 जनवरी 1952 को। दूसरा क्वेश्चन है, सुनो कारीगर अबूतर कबूतर रात में हारमोनियम उदय प्रकाश की कैसी कृतियाँ हैं? आंसर होगा कविता संग्रह। प्रश्न नंबर 3 है, तिरिच लेखक का संबंध किनसे है? आंसर होगा लेखक के पिताजी से। प्रश्न नंबर 4 है, उस पत्रिका का सहायक संपादक थे? आंसर होगा संडे मेल नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 5 है, जवाहरलाल नेहरू की विश्वविद्यालय को भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया? आंसर हो गया अध्ययन। प्रश्न नंबर 6 है, दरियाई घोड़ा तिरछी पीली छतरी वाली लड़की किनकी कृतियाँ हैं? आंसर होगा उदय प्रकाश। प्रश्न नंबर 7 है, उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 8 है, उदय प्रकाश के पिताजी कौन थे? आंसर होगा प्रेम कुमार सिंह। प्रश्न नंबर 9 है, उदय प्रकाश के माता का नाम क्या था? आंसर होगा गंगा देवी। प्रश्न नंबर 10 है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? आंसर है 1 जनवरी 1952 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 11 है, तिरछी के लेखक कौन है? तिरिच के लेखक कौन है? आंसर होगा उदय प्रकाश। तिरिच क्या है? छिपकली प्रजाति का विषैला जीव। प्रश्न नंबर 13 है, तिरिच किसका पर्याय बनकर उभरा है? आंसर है आतंक का। तिरिच का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो मतलब डर होता है, आतंक होता है, सो कहने चाह रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 है, उदय प्रकाश ने किस आतंक का, तिरिच किसका पर्याय बनकर उभरा? तो आतंक का। प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन में विभाग में काम किया है? आंसर होगा दिनमान। प्रश्न नंबर 15 है, तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? आंसर है आत्मकथा शैली में। प्रश्न नंबर 16 है, अभेद शब्द का अर्थ क्या है? आंसर होगा जिसे भेदा ना जा सके। चलिए चैप्टर नंबर 13 पे चलते हैं, जो लास्ट है गद्य खंड का, जिसका नाम है शिक्षा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 12 मई 1895 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 2 है, निर्भयतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य कैसा है? आंसर होगा बड़ा कठिन है। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं, आप विद्यालय क्यों जाते हैं? आंसर है शिक्षा प्राप्ति के लिए। प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्रता सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? आंसर होगा भय में जीना। प्रश्न नंबर 5 है, संपूर्ण विश्व किधर अग्रसर हो रहा है? आंसर होगा नारा की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, जे कृष्णमूर्ति के वचन का नाम क्या था? आंसर होगा जीदू कृष्णमूर्ति। प्रश्न नंबर 7, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? आंसर होगा 17 फरवरी 1986 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5 है, कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? आंसर होगा मदनपल्सी, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 9, जीवन क्या है? आंसर होगा गरीब और अमीर दोनों। प्रश्न नंबर 10, लेखक बचपन में कैसा वातावरण रहने के लिए बोला गया है? आंसर होगा स्वतंत्र। प्रश्न नंबर 11 है, मेधा मतलब इंटेलिजेंट कहाँ नहीं हो सकती है? तो जहाँ भय हो, जहाँ डराया जाता है, वहाँ पर लोग इंटेलिजेंट नहीं होता है, उसके घर में या कहीं भी। प्रश्न नंबर 12 है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? आंसर होगा जे कृष्णमूर्ति। प्रश्न नंबर 13 है, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? आंसर होगा संभाषण। प्रश्न नंबर 14 है, जे कृष्णमूर्ति का निधन किस स्थान पर हुआ? आंसर होगा कैलिफोर्निया।
प्रश्न नंबर 15 है, लीड बेटर जे कृष्णमूर्ति में किसका रूप देखते थे? आंसर होगा विश्व शिक्षक। तो इसी के साथ आपका जितने भी VVI क्वेश्चन था गद्य खंड का, हिंदी 12th का हिंदी का जितना भी गद्य खंड का था पार्ट 1 ये ख़त्म हो गया। अब हम पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो डालेंगे जिसमें काव्य खंड से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा चैप्टर वाइज टोटल 1 से लेके 13 तक उसमें भी काव्य खंड में है, उसका भी हम डालेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और ये रिपीट भी होता है यही क्वेश्चन, तो आपको कहीं नहीं जाना है, इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अगर आप नहीं देखना चाहते एक बार नोट कर लीजिए, सारा टोटल समराइज करके लिखा गया है, टोटल किताब से है, जो भी इम्पोर्टेंट है वही डाले, फालतू नहीं डाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो अच्छे से देखे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप पहले लाइक कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो हम आगे और भी बनाएंगे। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते, तो पता नहीं चलता कि आप वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो को जो भी देख रहे हैं पहले लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद देखने के लिए। और हमें लगता है, उम्मीद है कि आप वीडियो जितना भी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का था गद्य खंड का आपने पूरा कवर कर लिया है और आपको एग्ज़ाम में इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन आंसर। इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव है सब VVI डाला गया है। इसलिए फिर से बोलते हैं धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।